नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम जो सेकंड पार्ट है हमारा फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। अब तक हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था हमने देख लिया। उसके बाद हमने अमेंडिंग एक्ट 1781 देखा। फिर पिट्स इंडिया एक्ट देखा 1784 और उसके बाद एक्ट ऑफ 1786 देखा। और फाइनली उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, 1833 एंड 1853। ये चारों एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में। तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम जानेंगे वो ये है कि इस एक्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था वो ये था कि जो ओवरराइडिंग पावर थी गवर्नर जनरल की, वो आपको पता होगा कि 1786 में जो एक्ट आया था उसमें ओवरराइडिंग पावर दी गई थी गवर्नर्स को। गवर्नर्स जो भी काम करते थे उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी वो उसकी एडवाइस पर तो नहीं, उनके वो मिलके डिसीजन लेते थे और वोटिंग के थ्रू काम होता था। तो अब उस केस में क्या होता था कि कभी कभी कोई ऐसे डिसीजन होते थे जो कि गवर्नर जनरल तो नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी अगर वोटिंग के दौरान मान लीजिए डिसीजन उनके अगेंस्ट जाए फिर भी उनको वो काम करना पड़ता था। तो ऐसे में क्या था कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ओवरराइडिंग पावर दी जानी चाहिए और 1786 में ओवरराइडिंग पावर दी गई। और उसके बाद 1793 के एक्ट में क्या कर दिया गया कि इसी ओवरराइडिंग पावर को जितने भी फ्यूचर में गवर्नर जनरल्स होंगे उन सबको ये पावर दे दी गई। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर हुआ था वो ये था कि एक्सटेंशन ऑफ ट्रेड मोनोपोली फॉर 20 ईयर्स, यानी कि अब जो इनकी ट्रेड मोनोपोली है वो अगले 20 साल के लिए कंटिन्यू कर दी गई है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 1600 में जो उस वक्त की जो क्वीन थी उन्होंने एक चार्टर के तहत उनको मोनोपोली दी थी कि जो इंडिया में जो ट्रेड करेंगे और कोई जो ब्रिटिश कंपनी होगी वो वहाँ ट्रेड नहीं करेगी। तो इस तरीके से उनको मोनोपोली मिली थी और इसको क्या था कि अब इस चार्टर एक्ट में इस चीज़ को आगे 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। इसके बाद जो कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। इसमें ये भी कहा गया कि कमांडर इन चीफ जो होंगे वो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होगी उसमें से नहीं होंगे। वो भी तब तक ही ऐसा होगा जब तक कि गवर्नर जनरल खुद अपॉइंट ना करते हों। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट था उसमें ये बात कही गई थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर टू बी पेड आउट फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज़, यानी कि जो इंडियन रेवेन्यूज़ थी उसमें से उनकी सैलरी वगैरह दी जाएगी। किसको? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आपको ध्यान होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था जिसके तहत जो कंपनी के जितने भी जो उनके पॉलिटिकल फंक्शंस थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखती थी। और इसके थ्रू जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रही थी। अब हुआ क्या कि इसमें बहुत सारे जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे तो उन पर जो खर्चा आता था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अब उन्होंने कहा कि इसमें जो भी इनकी सैलरी वगैरह होगी, जो भी इनके अलाउंस होंगे, वो इंडियन रेवेन्यू से ही चार्ज किया जाएगा। अगला है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखिए ये जो चार्टर एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से क्योंकि इसमें पहली बार क्या हुआ कि जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ध्यान रहे ये कुछ केस में ट्रेड मोनोपोली उनकी अभी भी थी, वो थी ट्रेड इन टी, दूसरा ट्रेड विद चाइना। इसमें इनकी मोनोपोली अभी भी थी लेकिन बाकी चीज़ों में जो इनकी मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई। दूसरी बात इसमें एक बात की गई क्रिश्चियन मिशनरीज़ की। क्रिश्चियन मिशनरीज़ को कहा गया कि इंडिया भेजा जाएगा जिनका मेन काम क्या होगा कि जो वहाँ के जो लोग होंगे उनको जो क्रिश्चियन जो वेस्टर्न उनकी जो एजुकेशन है उस पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा वेस्टर्न एजुकेशन स्पेसिफिकली फोकस किया गया कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन भी हम जो है वहाँ के इंडियंस को जो होंगे उनको देंगे। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें कही गई थी, इसमें प्रोविज़न था ₹1 लाख का प्रोविज़न कर दिया गया कि जो भी आने वाले समय में हर साल ₹1 लाख का बजट एक तरीके से रखा गया। किस लिए? स्पेशली जो इंडियंस थे उनके एजुकेशन के लिए। अब क्या है
कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये प्रोविज़न तो कर दिया गया लेकिन ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इस चार्टर एक्ट को याद करने की एक ट्रिक है, जो कि आप इस लाइन को भी अगर याद रख लेते हैं तो उससे क्या है कि चार्टर एक्ट आपको याद हो सकता है। ट्रिक ये है, इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 13 क्रिश्चियन मास्टर जो एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए लेते थे ने मिल के चाइनीज़ टी बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। तो इस सिंपल सी एक लाइन आपको याद रखनी है और उसके थ्रू क्या होगा कि आपको ये चार्टर एक्ट याद हो जाएगा। इसमें 13 का मतलब चार्टर एक्ट 1813 से है। और क्रिश्चियन मास्टर आप समझ गए होंगे, क्रिश्चियन मास्टर का मतलब यहाँ पे क्रिश्चियन जो मिशनरीज आई थी इंडिया में। एजुकेशन का मतलब समझ गए, जो हमने बात की वेस्टर्न एजुकेशन, और जो प्रोविज़न था 1 लाख रुपीज़ की, वो एजुकेशन के लिए 1 लाख, देखिए यहाँ पे लिखा भी 1 लाख रुपए लेते थे, ने मिल के चाइनीज़ टी बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली तो ख़त्म कर दिया, लेकिन चाइनीज़ टी, यहाँ पे एक हिंट है कि ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, इन दो चीज़ों में मोनोपोली को ख़त्म नहीं किया गया। तो इस ट्रिक से भी आप चाहें तो इस चार्टर एक्ट को याद कर सकते हैं। अगला चार्टर एक्ट आता है 1833 का। ये चार्टर एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ कि जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, सेंट्रलाइजेशन की, किस तरीके से पावर्स जो थी वो सेंट्रलाइज हो रही थी, तो यहाँ पे एक फर्दर इस चीज़ को और ज़्यादा इंटेंस कर दिया गया। कैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहली बात तो बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी जो पोजीशन थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, उसको बना दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ध्यान रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। इसके बाद क्या हुआ कि जो बॉम्बे और जो ये मद्रास है, इनकी जो प्रोविंशियल जो काउंसिल थी और जो उनके गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को ख़त्म कर दिया गया। ये सब किसको ट्रांसफ़र कर दिया गया? ये कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो इस तरीके से क्या था कि इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स भी इनसे छीन ली गई और किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है पावर्स का, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अब एक कॉमर्शियल कंपनी नहीं रही, इसको क्या बना दिया गया? प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। और ऐसा कहा गया कि कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज़ हैं वो सब क्या है? इट इज़ हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज हेयर एंड सक्सेसर। मतलब एक तरीके से कह दिया गया है कि जो ब्रिटिश क्राउन है उसके अंडर में है सारी कुछ, क्या सारी कुछ टेरिटरीज़, जो भी टेरिटरीज़ हैं कंपनी की, वो सब ब्रिटिश क्राउन के अंडर है। और इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी को है उसको एक तरीके से ख़त्म ही कर दिया गया। अब वो कोई कॉमर्शियल कंपनी नहीं है, बल्कि एक तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसके थ्रू किया जा रहा था। चार्टर एक्ट है 1853 का। अब 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो होते हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल के, उसको सेपरेट कर दिया जाता है। अभी तक क्या था कि गवर्नर जनरल के होते हैं और उनकी एक काउंसिल होती है। गवर्नर जनरल जो कि अब बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उनकी वो होते हैं और उनकी एक काउंसिल्स होती है जो कि सारे काम करती है, हर तरह के काम करती थी। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव दोनों काम उन्हीं को करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ, उनके फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। और इस तरीके से क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई और एक गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गई। गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया, या उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा गया। तो एक तरीके से ये आप कह सकते हैं मिनी पार्लियामेंट थी। जैसे ब्रिटेन में वहाँ पे जो भी काम होते थे ना, लॉ वगैरह बनते थे, उसी तरीके से ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो सारे काम करती थी। इसको समझने का एक आसान तरीका ये भी है, जैसे आज के समय में आप देखते हैं हमारे प्रेजेंट में क्या है, पार्लियामेंट में एक होता है गवर्नमेंट जिसको कि हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और एक है लोकसभा और राज्यसभा जिसको कि हम लेजिस्लेटिव कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव में क्या होता है, मेनली लॉज वगैरह बनाए जाते हैं, और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे जाके। तो इसी तरीके से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस बना दिए गए। दूसरा, और इसमें क्या हुआ, इसमें 6 न्यू मेंबर्स भी ऐड कर दिए गए जो काउंसिल थी उसमें। और जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी वो इंडियंस के लिए भी ओपन कर दी गई। अब
ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते थे और उसमें जो इंडियंस होते थे वो भी उसके लिए एलिजिबल कर दिए गए, वो भी अप्लाई कर सकते थे, वो भी एग्ज़ाम देकर वो भी इसमें एज एन सिविल सर्वेंट वो भी सर्विस कर सकते थे। इसके अलावा इसमें जो ये एक्ट था 1853 का, इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कितने पीरियड तक के लिए है चार्टर एक्ट, यानी कि कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी, अब तो सिर्फ ट्रेड इन टी और चाइना के साथ रह गई थी, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया कि ये मोनोपोली आगे बढ़ाई जा रही है या क्या होगा। तो यहाँ से इंडिकेशन मिल गया कि किसी भी समय कंपनी का जो बचा कुचा जो भी बिजनेस है वो भी शायद अब बंद कभी भी हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ वो ये हुआ कि लोकल रिप्रेजेंटेशन होने लग गया। जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसको कि अभी हमने देखा किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी अभी रिसेंट में, और उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात हुई। लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होते थे, प्रोविंशियल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, वहाँ से भी अब क्या होंगे कि लोग नॉमिनेट होकर आएंगे। और इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होगी उसमें 6 जो न्यू मेंबर्स हमने अभी देखा ना, 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए, उस 6 में से 4 जो थे वो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट में से ही आएंगे। ये सारे प्रोविजंस इस एक्ट में रखे गए। तो ये था दोस्तों अभी तक का चार्टर एक्ट जो हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो में हमने बात की सबसे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1793, फिर हमने देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1813, और उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1333, चार्टर एक्ट ऑफ 33 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इस तरीके से हमने ये बहुत चारों इंपॉर्टेंट जो चार्टर एक्ट्स थे कंपनी के वो हमने डिस्कस किए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। नमस्कार।